कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास लिख जाते हैं। साइंटिस्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है। देखिए, साइंटिस्ट हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, साइंस है, तो हम हैं। हमारी पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी ही फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पर वर्क करती है। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है तान्या सैनी और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं सदी के सबसे बड़े साइंटिस्ट की, जिन्होंने पूरी दुनिया को ही बदल के रख दिया और इनकी वजह से आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत सारे इनके दिए गए प्रिंसिपल्स पर काम करती है। जीनियस। जीनियस जो शब्द है ना, अगर उसका पर्यायवाची हम कहें तो वो है एल्बर्ट आइंस्टाइन। लोग कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि बड़े आइंस्टाइन बन रहे हो, तो इसका मतलब है वो आपको कहना चाहते हैं कि बड़े जीनियस बन रहे हो क्या। तो जीनियस इज इक्वल्स टू आइंस्टाइन। इन्होंने तो पूरी फिजिक्स को ही बदल के रख दिया था। देखिए, न्यूटन मानते थे कि नेचर एब्सोल्यूट है, लेकिन आइंस्टाइन ने कहा कि नहीं, ये रिलेटिव है, हम इसे स्ट्रेच कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं, एनर्जी मास इक्विवेलेंस है, इज इक्वल्स टू mc², जो इन्होंने ही प्रूव किया। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसकी वजह से इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। और लगभग लगभग फिजिक्स और केमिस्ट्री की हर फील्ड में जिसने हाथ आजमाया और जिसने सक्सेसफुली अपनी स्टोरी को दिया, उनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। इसीलिए इन्हें जीनियस माना जाता है। और जब इनकी डेथ हुई तो इनके दिमाग को निकाल कर रिसर्च की गई कि भैया ऐसा था क्या इनके दिमाग में जो इतने बड़े जीनियस थे ये। तो आज हम इनके चाइल्डहुड के बारे में पढ़ेंगे और इनका करियर कैसा रहा, मिलेवा मैरिक कौन थी, एल्सा कौन थी, और इनका स्ट्रगल कैसा था, और मिरेकल ईयर किसे कहा जाता है। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में आज जानेंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो बर्थ है वो 14 मार्च 1879 को जर्मनी में हुआ था। ये अपने माता पिता की पहली संतान थे और इनकी एक सिस्टर भी थी इसके बाद। और यहूदी थे ये, इसीलिए इन्हें जर्मनी छोड़ना पड़ा। अगर ये नहीं छोड़ते तो मार दिए जाते हिटलर के द्वारा। इनके पिताजी का नाम हरमन था और माताजी का नाम पॉलिन था। इनके पिताजी इंजीनियर थे और ये अपने पिताजी से क्वेश्चंस करते रहते थे, बहुत ज़्यादा ही क्यूरियस थे ये। एक बार इन्होंने पूछा कि जो कंपस होता है, जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि हमारे अर्थ में भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो इन्होंने पूछा कि ये जो कंपस है वो हिलता क्यों है। ठीक है, तो देखिए, पहले हम ये जान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। जो स्पेस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर है, कि किसी भी कंडक्टर में अगर आप करंट को दौड़ा दें और उसके अगल बगल जो स्पेस क्रिएट होता है उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो इन्होंने अपने पिताजी से जो सवाल किए उन्होंने इन्हें समझाया। तो देखिए, जो नेचर है ना, नेचर को समझना बहुत ही मुश्किल है। अभी हम जितना भी समझते हैं, जितना भी जानते हैं, वो 10 से 15% ही है। बाकी सब डार्क मैटर है, सब डार्क यूनिवर्स है, क्योंकि जो विजिबल यूनिवर्स है ना, वो सिर्फ 10 से 15% है। तो आइंस्टाइन ये चाहते थे कि कोई ऐसी थ्योरी बने जो पूरे मैटर को समझा दे। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी कोशिश की और रिलेटिविस्टिक इक्वेशन भी दी इन्होंने। तो देखिए, हम अभी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे थे, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो अर्थ का हमारा जो कोर है, जो हमारे अर्थ का, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। इसी कोर की वजह से आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि वो घूम रहा है हमारा जो कोर। और इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हार्मफुल रेस हम तक पहुंच नहीं पाती। देखिए, जो मार्स है ना, मार्स का कोर जो है वो बहुत ही ठंडा है, इसीलिए वहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। क्योंकि जो हार्मफुल रेस जितनी भी होती हैं हमारी, वो एटमॉस्फेयर को ख़राब कर देती हैं। तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसीलिए अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी। ठीक है, तो अब क्या होता है कि आइंस्टाइन के पैदा होने के 1 साल बाद वो मूव कर जाते हैं म्यूनिच में। जर्मनी में ये एक जगह का नाम है म्यूनिच। तो वहाँ पे क्या करते हैं कि जो इनके जो फादर होते हैं और एक अंकल हैं, इनका नाम है जैकॉब, ये एक कंपनी स्टार्ट करते हैं। ये कंपनी एक मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी होती है। तो देखिए, उस समय ना डायरेक्ट करंट का बहुत जलवा था।
एडिसन ने पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक मार्केट को कैप्चर किया हुआ था। और देखिए उस टाइम तब तक ना ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं आया था। ये बाद में तो ये टेस्ला जो निकोला टेस्ला है, इन्होंने दिया था। जो आज के टाइम में हमारे घर में जो बिजली दौड़ती है, वो निकोला टेस्ला ने बाद में दिया था। लेकिन उस समय सबसे पहले तो डायरेक्ट करंट का ही जलवा था। ठीक है, तो देखिए 5 साल के थे ये, तो तब इन्होंने कैथोलिक एलिमेंट्री स्कूल जो म्यूनिच में ही था, इन्होंने वहाँ पे पहले स्टार्टिंग में अपनी पढ़ाई की। उसके बाद जब ये 8 साल के हुए तो फिर ये ट्रांसफ़र हो गए थे ल्यूटपोल्ड जिम्नेजियम स्कूल में, जो आज के टाइम में एल्बर्ट आइंस्टाइन स्कूल के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बाद में नेम चेंज कर दिया था इनकी स्कूलिंग के बाद। तो अब क्या हुआ, देखिए कि इनकी कंपनी को, जो इनके फादर की और अंकल की कंपनी थी, उन्हें बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। अब देखिए जब किसी को लॉस होता है, किसी भी इंसान को, तो वो क्या करता है, ट्रेड बदलता है अपना या कोई और रास्ता ढूंढता है। तो अच्छे बिजनेस की तलाश में इनकी फैमिली इटली मूव करती है। इटली में कहाँ पे, मिलान मूव करती है वहाँ पे। और फाइनली मिलान के में रहने के कुछ समय बाद वहीं पास में पाविया में इनकी फैमिली सेटल हो जाती है। ठीक है, तो अब क्या था कि आइंस्टाइन की जो क्यूरियोसिटी थी वो बढ़ती जा रही थी। और आपको मैं ये बता दूं कि ये बहुत ही अच्छे रीडर थे, बहुत ही अच्छे मतलब कि। और देखिए फिज़िक्स मैथ्स में तो हद से ज़्यादा ब्रिलियंट थे ये। और इवन इनके ट्यूशन जो इनको देने वाले भी डरते थे इनसे कि कहीं ऐसा सवाल ना पूछ ले जो इनके टीचर को ही ना आता हो। बहुत ही छोटी सी उम्र में कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, अलजेब्रा, इन सब में महारत हासिल कर ली थी इन्होंने। देखिए जो मैथ्स है ना, वो फिज़िक्स के लिए ही बनाया गया है। मैथ्स एक टूल है फिज़िक्स का, इतना आप जान लीजिए। तो इसीलिए कहते हैं कि जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है ना, वो फिज़िक्स से दूर ही रहें। देखिए जबकि ऐसा नहीं है, अगर आप मेहनत करें तो कुछ भी अचीव कर सकते हैं, मैथ्स को भी समझ सकते हैं। तो जितने भी, देखिए जितने भी हम प्रूफ पढ़ते हैं या जितने भी हम एक्सपेरिमेंट्स या कुछ भी करते हैं, देखिए जब हम थ्योरेटिकल कोई चीज़ को पढ़ते हैं फिर उसे एक्सपेरिमेंटली हम स्टडी करते हैं, और उन दोनों की जब वैल्यूज़, मतलब कि एक्सपेरिमेंटली भी और थ्योरेटिकली भी, अगर वो दोनों वैल्यूज़ सही आई हैं तो ही प्रूफ हमारा सही माना जाता है। तो देखिए मैथ्स तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ही है, चाहे वो किसी भी टेक्नोलॉजी को बनाना हो। ठीक है, तो कैलकुलस बहुत ही अच्छा था इनका, खुद ही प्रूफ निकाल लेते थे ये। और देखिए पाइथागोरस थ्योरम आप सभी को पता होगा, जैसे कि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है। इन्होंने इसका प्रूफ खुद ही निकाल दिया, मतलब एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, इन्होंने खुद ही निकाल दिया इसका प्रूफ। तो देखिए एक तरह से तो ये एक्सेल करते जा रहे थे, लेकिन किस में, सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स में। पर दूसरी तरफ बाकी सब्जेक्ट्स में गिरते जा रहे थे, जैसे कि हिस्ट्री। ये कहते थे कि हिस्ट्री क्यों पढ़ें, डेट्स क्यों हम याद रखें, ये क्रैमिंग वगैरह इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। और बाकी हम लैंग्वेज की बात करें तो जर्मन में भी कुछ इतना नहीं आता था इन्हें। तो अब क्या था कि एंट्रेंस होता था उस समय, तब उसमें ना सब सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाते थे। तो ये वैसे तो स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक कॉलेज ज्यूरिच में एडमिशन लेना चाहते थे। इनकी अगर हम स्कूल लाइफ की बात करें तो इनकी स्कूल लाइफ बहुत ही बुरी थी, क्योंकि एक्सेप्ट मैथ फिजिक्स सब्जेक्ट इनके मार्क्स किसी और चीज़ में आते नहीं थे, तो टीचर्स बार बार इन्हें पिन पॉइंट करते थे। तो दुखी भी रहते थे बहुत, पर हाँ गिव अप कभी नहीं किया इन्होंने लाइफ में। तो जब 16 साल की उम्र में थे तो इन्होंने ना पॉलिटेक्निक कॉलेज जो ज्यूरिच स्विट्ज़रलैंड में है, वहाँ पे इन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, बट ये उसमें पास नहीं किए। मतलब कि सिर्फ क्या था कि जो फिज़िक्स और मैथ्स था ना, उसके अंदर ही इनके ग्रेड्स ज़बरदस्त आए थे, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में ये फेल हो गए। तो क्या हुआ कि प्रिंसिपल ने इन्हें अपने पास बुलाया और इनसे बात की। तो इन्होंने कहा कि मुझे और सब्जेक्ट्स नहीं आते। तो प्रिंसिपल ने इन्हें सलाह दी कि तुम कुछ दिन कहीं और पढ़ाई करो और तुम दोबारा से एंट्रेंस देना। तो ये क्या करते हैं कि वहीं पास में एर्गोवियन कैंटोनिकल कोई स्कूल होता है स्विट्ज़रलैंड में ही, वहीं पर देखिए, तो वहाँ पे अपनी थोड़े दिनों के लिए पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि वहाँ एक प्रोफेसर की फैमिली के साथ ये रहने लगते हैं। सो फिर फर्दर क्या होता है
कि ही फेल इन लव विद हिज डॉटर, जो प्रोफेसर की जो बेटी होती है तो उनके साथ इनका अफेयर होता है। देखिए मेनली इनके ना रिलेशनशिप्स वैसे बहुत रहे थे। एक जो प्रोफेसर की बेटी जिसकी मैं अभी बात कर रही हूँ उनका नाम था मैरी। तो उनके साथ ये 17 साल के थे जब मैरी के साथ अपना टाइम स्पेंड करते थे, और फिज़िक्स में भी काफ़ी ध्यान था। और देखिए साइकोलॉजी इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थी। देखिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर किसी को पता है कि साइकोलॉजी में इनके फेवरेट जो फिलोसोफर थे वो कौन थे। आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर किसी को पता है तो मेनली इनके ना 3 रिलेशंस रहे थे, एक मैरी के साथ, एक मिलेवा और एक एल्सा। हम फर्दर बात करेंगे मिलेवा और एल्सा कौन थी। और अभी तो ये है कि इनकी लाइफ में सबसे पहले आती है मैरी, जो होती है प्रोफेसर की बेटी। अब क्या होता है कि ये 17 साल के होते हैं ना जब, तो दोबारा एंट्रेंस देते हैं ये उसी कॉलेज में, ठीक है। और फिर इन्हें मौका मिलता है उस कॉलेज में एडमिशन पाने का, क्योंकि ये पास कर जाते हैं। तो उस कॉलेज का नाम क्या था, वो ज्यूरिच में था, पॉलिटेक्निक कॉलेज था। तो वहाँ पे ये गए, टीचर्स ने इनसे क्वेश्चंस पूछ लिए। तो ये क्या था, उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाए, लेकिन वहाँ पे बैठी एक लेडी ने उसका तुरंत से आंसर दे दिया, और यही लेडी बनी इनकी फ्यूचर वाइफ। तो आइंस्टाइन को एक्चुअली ये लगता था, देखिए जितने भी ब्रिलियंट लोग होते हैं तो उन्हें ये लगता है कि उनसे ना टक्कर लेने वाला कोई है नहीं। अब क्या हुआ इनकी लाइफ में, इन्हें टक्कर देने वाली कोई मिल गई, तो इनके तो होश उड़ गए। देखिए इंटेलिजेंट को अट्रैक्ट करता है। तो क्या हुआ, फिर उनसे बातें होने लगी इनकी। मिलेवा मैरिक, देखिए 20 साल की थी मिलेवा। तो ये दोनों मिलते थे, बातें करते थे, एक साथ टाइम स्पेंड करते थे, और दोनों ही फिजिक्स के थे। देखिए तो साथ में फिजिक्स भी सॉल्व करते थे। तो उस टाइम आइंस्टाइन अपनी रिलेटिविस्टिक इक्वेशन पर काम कर रहे थे। देखिए अगर मैं आपको रिलेटिविस्टिक, चलिए पहले रिलेटिविस्टिक इक्वेशन ही समझ लेते हैं कि क्या होती है। तो बहुत से लोग ना इसे समझ नहीं पाते एक्चुअली। तो ये इक्वेशन बोलती है, देखिए E = mc²। ये इक्वेशन बोलती है कि एनर्जी और मास लगभग लगभग सेम है। देखिए जो C है यहाँ पे वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये कहता है कि मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ प्रैक्टिकली, कि मान लीजिए एक गाड़ी है, वो जा रही है। अब क्या है कि आप उस गाड़ी की वेलोसिटी को धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। उसका कुछ मास है, तो उसकी वेलोसिटी है वो लगभग पूरी तरह तो नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकली देखिए कोई भी चीज़ लाइट की स्पीड में दौड़ाना नामुमकिन है, लेकिन हम एक हाइपोथेटिकली एग्जांपल ले रहे हैं। तो आप इसके नियर तक ले आइए, तो पता क्या होगा, वो जो गाड़ी है जब लाइट की स्पीड की तरफ टेंड करेगी ना, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी हमारी एनर्जी में। यानी कि पूरा का पूरा जो हमारा मास है वो किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। जैसे लेज़र रे एक एनर्जी है, तो एनर्जी में वो कन्वर्ट होगी। तो यानी अगर आप सामने खड़े होंगे तो वो आर पार निकल जाएगी। ये है वो इक्विवेलेंस। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, आपको पता ही होगा। तो इसीलिए जो E = mc² है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है हमारी। वैसे टोटल इक्वेशन में तो हम मोमेंटम को भी कंसीडर करते हैं, और रिलेटिविस्टिक इक्वेशन की बात करें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिससे हम इवन टाइम मशीन तक बना सकते हैं। देखिए ये है इनकी वाइफ मिलेवा मैरिक, और ये इनके 2 बच्चे। इनकी हम फिर बात करेंगे अभी, लेकिन अभी हम बात कर रहे थे कि टाइम मशीन तक हम उससे बना सकते हैं। देखिए एक रिलेशन होता है, m = m0 अपॉन √1 - v²/c²। अब यहाँ पे जो ये m0 है, m0 क्या होता है, रेस्ट मास, m इज़ द मास एंड दिस c² इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इस इक्वेशन से आप सब कुछ निकाल सकते हैं। देखिए वैसे तो रिलेटिविस्टिक इक्वेशन बहुत सारी होती हैं। रिलेटिविस्टिक मतलब कि आप बस स्पीड, लाइट की स्पीड को ले लें। देखिए E = mc², वैसे आप सब समझ गए होंगे
कि एक पाथ ब्रेकिंग इक्वेशन है जिससे हम पूरे यूनिवर्स को समझ सकते हैं। और यूनिवर्स की स्टडी जो भी हिस्ट्री में है ना, इसी इक्वेशन से देखते हैं हम। टाइम के आगे पीछे जा सकते हैं इवन इस इक्वेशन से। एक चीज़ देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि ग्रेविटी से टाइम इफ़ेक्ट होता है। ग्रेविटी जो है ना, वो टाइम को इफ़ेक्ट करेगी। मतलब अगर ग्रेविटी ज़्यादा है तो टाइम स्लो होगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कम है तो टाइम तेज़ होगा। एक तरह से टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं हम। अब क्या था कि आइंस्टाइन और मिलेवा बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो गए। तो अल्टीमेटली क्या होता है, कुछ टाइम बाद इनकी शादी हो जाती है फाइनली। और जब भी कोई पेपर पब्लिश करते थे ये, तो मिलेवा की बहुत ज़रूरत पड़ती थी। अब आप सोचेंगे कि इन्हें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती थी, क्योंकि आइंस्टाइन की राइटिंग बहुत ही ज़्यादा टेरिबल थी। तो ये हमेशा मिलेवा की हेल्प लेते थे और इवन इनसे आपस में ये भी डिस्कस करते थे ये लोग कि कोई प्रॉब्लम या कोई सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो बहुत सारी डिस्कशन चलती थी। देखिए, तो मिलेवा से ही लिखवाते थे। दूसरा, जो मिलेवा थी, इनका मैथ्स बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल था। ये भी जीनियस थी। अगर शायद हो सकता है कि मिलेवा आइंस्टाइन से भी ज़्यादा नाम कमाती आज के टाइम में, मगर शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था उनकी। और ये बात आइंस्टाइन को पता थी, तो वो काफ़ी कंसल्ट करते थे इनसे, और दोनों ही फिजिस्ट थे। तो जैसे बाद में 4 पेपर पब्लिश किए थे आइंस्टाइन ने, तो उनका नाम ही नहीं दिया मिलेवा का। तो इनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा मिलेवा को, और ये डिप्रेशन में भी चली गई, चिड़चिड़ी हो गई इवन। अब क्या था कि जहाँ आइंस्टाइन का करियर ऐसे बिल्कुल ऊंचाइयों पर जा रहा था, दूसरी तरफ मिलेवा का जो करियर था वो बहुत ही डाउन जा रहा था। वैसे आइंस्टाइन की इसमें कोई गलती नहीं है। लाइफ में सबसे ज़्यादा प्यार भी उन्होंने मिलेवा से ही किया। तमाम मुश्किलों के बाद भी शादी की थी इन्होंने। पर क्या था कि एल्बर्ट को अपने आप को सेटल करना था। तो देखिए, सेटल होने के लिए पैसा चाहिए। पैसा इनके पास था नहीं। तो 1900 में जब ये ग्रेजुएट होकर निकले थे तो पैसे नहीं थे। तो खर्चा कैसे चलाते घर का। तो इन्होंने अपनी वाइफ को कहा कि तुम अपने मायके चली जाओ, और इनका मायका था साइबेरिया में। तो ये वहाँ पे चली गई, वहाँ अपने पिताजी के पास रहती थी। लेकिन देखिए, जो टैलेंटेड लोग होते हैं ना, अगर आप उनको उनके टैलेंट से दूर कर दें तो वो जी नहीं पाते, वो टूट जाते हैं। तो मिलेवा दिन और रात बस यही सोचती रहती थी कि बस उन्हें कैसे ना कैसे फिजिक्स मिल जाए। तो ये जो इमोशनल टॉर्चर उनके साथ चल रहा था ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो अल्टीमेटली इन्होंने डाइवोर्स ले लिया, आइंस्टीन से डाइवोर्स ले लिया, जी हाँ। और जब मिलेवा से दूर थे तो ये अपनी एक कज़न से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए। तो इन फ्यूचर वो इनकी बनी फ्यूचर वाइफ, और उनका नाम था एल्सा। देखिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन के 2 बेटे थे, एक हेंस एल्बर्ट आइंस्टाइन और दूसरे थे एडवर्ड। तो क्या होता है कि हमेशा ये पिता से दूर ही रहे हैं ये दोनों बच्चे, और मिलेवा ही इनकी केयर करती है। तो क्या होता है, इन्हें अपने पिता से बहुत नफरत थी, आइंस्टाइन से। लेकिन आइंस्टाइन को अपने बच्चों से काफ़ी प्यार था। तो अब क्या होता है कि जो आइंस्टाइन होते हैं वो मिलेवा मैरिक से तो डाइवोर्स ले लेते हैं, और 1919 में आफ्टर हैविंग अ रिलेशनशिप विद हर सिंस 1912, मतलब 1912 से इनके साथ रिलेशनशिप में थे एल्सा के साथ। तो इनके साथ ये शादी कर लेते हैं 1919 में, और उसके बाद यूएस से शिफ्ट हो जाते हैं दोनों, एल्सा और आइंस्टाइन। और 1936 में एल्सा की डेथ हो जाती है। देखिए, ग्रेजुएशन के बाद इनका ना कोई काम नहीं था आइंस्टाइन का। तो इन्होंने एज अ क्लर्क फेडरल ऑफिस फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में एज अ पेटेंट क्लर्क काम किया था जर्मनी में, और 2 साल तक यहाँ वहाँ पे इन्होंने काम किया था। तो वैसे तो देखिए, ये होता है कि जब भी ये फेस होता है तो मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो इस दौर से गुज़रते हैं कि जो भी स्ट्रगल रहता है। तो उस दौर में क्या हुआ कि आइंस्टाइन को पैसे की ज़रूरत थी, तो इनके पास ना एक बच्चा आता है ट्यूशन लेने। अब क्या होता है कि
आइंस्टाइन इतने बड़े जीनियस होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशंस उस बच्चे को समझाते हैं, लेकिन उस बच्चे को कुछ समझ ही नहीं आता। तो आइंस्टाइन बहुत दुखी होते हैं कि मैं क्या करूं, मतलब कि तो फिर ये अपना बस एज अ क्लर्क ही जॉब करते हैं, उसी में ध्यान देते हैं। और उस टाइम भी, जॉब करते टाइम भी, इनके दिमाग में बस फिजिक्स ही चलती रहती है। अब 2 साल एज अ पेटेंट क्लर्क काम करने के बाद ये क्या करते हैं, इन्होंने 4 साइंटिफिक पेपर जो होते हैं वो अपने निकाले होते हैं। और फर्स्ट जो इनका पेपर था वो बताता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, जिसकी वजह से इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला, और जिसने क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया को बना दिया। और इनका जो सेकंड पेपर होता है वो होता है डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रू साइजेस ऑफ एटम, और उसी के अंदर ये बताते हैं ब्राउनियन मोशन। तो सेकंड और थर्ड पेपर इनका ये चीज़ें बताता है। और देखिए फोर्थ पेपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, STR, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसने स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बताया, पूरे यूनिवर्स के बारे में बताया हमें। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी हमारी ये इक्वेशन, E = mc²। देखिए, जब आइंस्टाइन 60 साल के भी थे ना, ये 60 साल के भी थे, तब भी ये 12 साल के बच्चे की तरह सोचते थे। तो इसका मतलब इंसान कभी अपने शरीर से बूढ़ा नहीं होता, वो अपनी सोच से बूढ़ा होता है। और इनका दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव था और हमेशा कम उम्र के इंसान की तरह ही सोचते थे ये, जबकि अपने 60s और 70s में आ गए थे ये तब भी। और देखिए, मिरेकल ईयर 1905 को कहा गया मिरेकल ईयर, जिसमें इनकी थ्योरी डेवलप हुई अच्छी तरह से। STR, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, E = mc², ये इनका माना जाता है इनकी लाइफ का सबसे ज़्यादा गोल्डन पीरियड, मिरेकल ईयर ऑफ हिज लाइफ, एल्बर्ट आइंस्टाइन। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए, इतने बड़े महान साइंटिस्ट के बारे में एक वीडियो में बता पाना मुमकिन नहीं था। तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहिए और पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा एल्बर्ट आइंस्टाइन का। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू।